गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नेहरू जी के राष्ट्रवादी विचार। नेहरू जी प्रबल राष्ट्रवादी थे, अर्थात उनको अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। देश की आधारभूत एकता में गहरा विश्वास था। हालांकि वो भी समझते थे कि हमारे देश में जितनी सांस्कृतिक, भाषागत और भौगोलिक विविधताएं हैं, किंतु इसके बावजूद वो एक महान राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है। अतीत के स्वर्णिम जो हम कहेंगे इतिहास के होते हुए भी समय की धुंध ने भारत के गौरव को, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इस बात को समझते थे कि छिपा दिया है। किंतु जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो फौज थी उसके वो सबसे महान सेनानी थे। वो महान सेनानी इसलिए भी थे क्योंकि जैसे ही थोड़ा वक्त व्यतीत हुआ, असहयोग आंदोलन में एक तरह से गांधी जी ने जो अचानक ही उस आंदोलन को वापस लिया और सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर, हालांकि गांधी जी के आंदोलनों को रफ्तार मिलती रही, किंतु एक ऐसा समय आया 32-33 का, हम कह सकते हैं 27-28 से लेकर के 32-33 और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से गोलमेज सम्मेलनों में जो गांधी जी की बात को अंग्रेज सरकार ने अस्वीकृति दी, और हम कह सकते हैं कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी की सज़ा को गांधी जी अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं रोक सके। उसके बाद में एक ऐसे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसी धारा पकड़ने लगी थी जिसको हम कह सकते हैं कि समाजवादी धारा थी। बोल्शेविक क्रांति जो रसिया में हो गई थी, यानी उस वक्त उसका नाम सोवियत संघ, उसका प्रभाव भारत पर पड़ने लगा था। लोहियावादी सोच के लोगों और जो युवा थे उनकी एक अलग ही, हम कह सकते हैं कि एक धारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गति पकड़ने लगी थी। तो उस सब का प्रभाव ये हुआ कि गांधी जी की सत्य और अहिंसा का जो दौर था वो थोड़ा मंद पड़ने लग गया था। और उस जो मंद पड़ने वाला जो दौर था उसमें अगर नेहरू जी नहीं होते, मैं ऐसा समझती हूँ, नेहरू जी ने उन सारे नौजवान उनको साथ लिया जो गांधी जी की कुछ नीतियों के खिलाफ होने लगे थे। नेहरू जी का अगर नेतृत्व उस वक्त गांधी जी के सहयोगी के रूप में, एक सिपाही के रूप में गांधी की फौज में अगर नहीं मिलता तो शायद हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन और आगे चलता और 1947 में हो सकता है कि वो आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि हम न जाने कितनी धाराओं में बढ़ चुके होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेहरू जी उत्कट राष्ट्रवादी थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे, और उनका राष्ट्रवाद इससे भी झलकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, और उस शपथ के बाद में उनके अंदर जिस तरह से जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र की भावनाएं फलीभूत होने लगी, और जिस तरह से हमारा संविधान बना, राजेंद्र प्रसाद, हम कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, हम सभी जानते हैं, और जो डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जो नेहरू जी थे, उनका संपूर्ण संविधान में एक तरह से उनकी छाया और गांधी जी की छाया दृश्य रूप में हमेशा उस पर, हमारे संविधान पर रही, तो उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। तो कहने की बात यह है कि नेहरू जी जो थे, उनकी जो राष्ट्रवादिता, उनकी लोकतांत्रिक जो स्वभाव है, जो लोकतांत्रिक जो गति दी उन्होंने देश को, जो उदारवादी सोच को बढ़ाया, और जिस तरह से विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में और अमेरिका और जो सोवियत संघ के किसी भी धड़े में शामिल न होना, ये इस तरह के जो साहसपूर्ण जो फैसले उन्होंने लिए, उसमें उनका उत्कट राष्ट्रवादी जो हम कहेंगे व्यक्तित्व हमें नज़र आता है, वो देश के प्रति प्रेम हमें नज़र आता है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। और देखिए सामने आपके पिक्चर है सरदार पटेल और नेहरू जी की। जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि नेहरू जी और सरदार पटेल में बहुत ज़्यादा मत वैभिन्न था।
दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। और हम ऐसा मतलब जिस तरह से वातावरण क्रिएट किया जा रहा है या जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि उनके बीच में कभी बनी नहीं। मैं ऐसा समझती हूँ कि इन दोनों का आपस में अगर सहयोग नहीं होता तो देश की आज़ादी के वो जो 20-30 साल थे, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के जो साल थे, वो अगर नहीं होते, मतलब वो जो लोकतंत्र को मजबूत करने के साल थे, वो इन दोनों के हम कहें कि दोनों का अगर योगदान उसमें नहीं होता और अगर इनकी विचारिक विभिन्नता होती या देश को चलाने में एक रूप में अगर कार्य नहीं किया होता तो आज हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ रहा होता। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अमेरिका जैसे देश में पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, जिस तरह की हम कह सकते हैं कि तानाशाही सोच डेवलप हो रही है, या जिस तरह से हम कहेंगे कि जो जो वहाँ के जो कांग्रेस है उस पर जिस तरह से आक्रमण किया गया और जो हिंसा फैलाई गई और जो तानाशाही प्रवृत्तियाँ इन दिनों देखने को मिल रही है, हमारे देश में हम कह सकते हैं आज़ादी के 70-75 साल के बावजूद ऐसा दौर कभी नहीं है। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व हो सकता है ये सोच करके, और इसमें जो योगदान है गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनका अगर ये 20-30 सालों का साथ नहीं होता तो देश आज इतना उन्नत आगे नहीं बढ़ रहा होता। जो शुरुआती साल थे सरदार पटेल का तो खैर 20-30 सालों का नहीं, नेहरू जी का हम कह सकते हैं। सरदार पटेल तो कुछ साल रहे, लेकिन दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, हम कह सकते हैं देश के निर्माण में शुरुआती सालों में। तो हम हम यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगे कि जो नेहरू जी थे वो कितने महान राष्ट्रवादी थे, और उनके राष्ट्रवादी विचारों को हम कुछ भागों में देखना चाहेंगे। पहले हम नेहरू जी के ये जो उनका वक्तव्य है उसको देखिए, आपके सामने मैं रीड करती हूँ कि नेहरू जी का जो इस मतलब ये उनकी जो विचार हैं उससे उनकी राष्ट्रवादिता हमें झलक करके सामने है। क्योंकि हम कई बार नेहरू जी पर आरोप लगाते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति में पले बढ़े, पाश्चात्य सभ्यता को ही प्रेम करते थे, वो तो एक तरह से अंग्रेज़ थे, और भी जाने किस किस रूप में बातें की जा रही है। लेकिन उनके जो विचार हैं, हम कहेंगे कि किस तरह से अतीत, वर्तमान और पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का जो समन्वय था, आदर्श समन्वय, वो उनके विचारों में हमें नज़र आता है। वो अपने देश को, देश के अतीत और अतीत के गौरवमय सांस्कृतिक इतिहास में उनको विश्वास था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था उस विश्वास के प्रति अति अनुराग रखें, उस विश्वास के प्रति अनुराग रखें लेकिन अति नहीं। पाश्चात्य संस्कृति या विदेशी संस्कृति में कुछ अनमोल गुणों को हम अपना सकते हैं तो हमें अपनाना चाहिए। इस बात का वो हमारी संस्कृति में समन्वय करना चाहते थे। तो देखिए, नेहरू जी का ये जो विचार है वो आपके सामने है। हमें अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ना। देखिए, वो पहली बात ये कह रहे हैं कि हमें अपने अतीत से तो हम प्रेम करें, हमें अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ना है, अभी तो युगों पुरानी उस धूल और मिट्टी से नाता तोड़ना है। यानी अतीत की जो गौरवमय जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस पर जो धूल और मिट्टी आ गई है, यानी हम उसको भूल चुके हैं। हम कूपमंडूकता में या अंधविश्वासों में जकड़ चुके हैं। विदेशी जो हम पर गुलामी का इतना लंबा दौर चला है, उसने एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे अतीत से संपर्क को तोड़ दिया है। हम भूल चुके हैं कि हमारा कभी गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने हमारे अतीत के आंतरिक सौंदर्य और यथार्थ को छिपा दिया है। उस धूल और मिट्टी ने, कहने की बात है, हमें अपने अतीत के उस व्यर्थ और विकृत हिस्से से अपना संबंध तोड़ना। मतलब ये जो विकृत और व्यर्थ हिस्सा है, जिसने धूल मिट्टी, जिसको नाम ने उन्होंने दिया, उससे हमें अपना संबंध तोड़ना, जिसने हमारी उदात्त भावना को जड़ बनाकर हमें पथभ्रष्ट किया है और उसे ऐसे कठोर बंधनों में बांध दिया जो हमारी प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। हमें अपने पुराने ज्ञान को नए सिरे से अपनाना होगा, ठीक है, ताकि वर्तमान परिस्थितियों से उसका क्या हो सके, सामंजस्य हो सके और विश्व के अन्य समुदायों के साथ विश्व के विकास की। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि अन्य समुदायों में जो विकास हो रहा है, विश्व के अन्य समुदायों में उस विश्व के विकास की रोचक और साहसिक यात्रा में भी समान रूप से हमें भी भागीदार
बनना है। हमें सत्य, सौंदर्य और स्वतंत्रता के प्रति हमारे आग्रह को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, यानी हमारी संस्कृति में है ये सारी चीज़ें, लेकिन इस वक्त क्या है, जैसा शुरू में कहा, धूल और मिट्टी छा गई है, यानी मरणासन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मंद पड़ गई। आग्रह को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि उसी से जीवन में सार्थकता है, जिसने हमारी भारतीयता के भवन को सुदृढ़ और स्थायी नींव पर खड़ा किया। ठीक है, तो इस तरह से इन विचारों से क्या स्पष्ट हो रहा है कि वो हमारी जो संस्कृति, ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता का जो हम पर उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता को प्रेम करते थे, नहीं, वो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय जो अतीत है उसको प्यार करते थे। ये उनके इन विचारों से स्पष्ट होता है। कहने के बाद वो राष्ट्रवादी थे, अपने राष्ट्र और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति उनको उत्कट प्रेम था। ये देखिए, राष्ट्र के नाम रेडियो पर संबोधित करते हुए नेहरू जी की तस्वीर देखिए। अब हम देखते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि सांस्कृतिक, भाषागत और भौगोलिक विविधताओं से युक्त जो भारत है, यानी हमें क्या नज़र आता है कि भारत में इतनी विविधताएं हैं। जब जितनी ज़्यादा विविधता किसी देश में होती है, उसको एक रखना उतना ही आसान उतना ही मुश्किल होता है। इस बात को नेहरू जी भी समझते थे। किंतु इतनी विविधताओं के होते हुए विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर राष्ट्रीय एकता का इतना सुंदर रूप भी विद्यमान हो सकता है। जो नेहरू जी थे, वो इस बात को अपने विचारों में, अपने वक्तव्यों में स्पष्ट करते थे। उनके इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी मैं। जो पहला पॉइंट यही है कि राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर बल। यानी क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जो हमारा राष्ट्रवाद है, वर्तमान की जो स्थितियां हैं और भविष्य के जो सपने हैं, ठीक है, उसको हमें, हमारा जो अतीत है, हमारी जो अतीत की उपलब्धियाँ, जो हमारी सांस्कृतिक आस्थाएं हैं, हमारे जो सांस्कृतिक आस्थाओं से मतलब हम मानव मात्र के कल्याण की जो भावनाएं हैं, उस पर आधारित हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको हमें विस्मृत नहीं करना है, उसको हमें साथ लेकर चलना है। कहने की बात ये नेहरू जी हमेशा ही कहते थे। यानी कहने की बात ये है कि वो ऐसा समझते थे कि हमारा जो राष्ट्रवाद है, आज इसका जो भी स्वरूप है, उसको, उसकी नींव क्या है, हमारे अतीत की गौरवशाली परंपराएं, उनको हमें नहीं भूलना है। ठीक है ना, उनसे हमें आज के युग में हमें शक्ति लेनी है, हमें संबल प्राप्त करना है और राष्ट्र को एक नए युग में प्रवेश दिलाना है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर वो बल देते थे। कहने वाले, उनके राष्ट्रवादी विचारों में हमारे राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं वो झलकती थी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य समन्वय। ये देखिए उनके राष्ट्र, वो देखिए, न तो अतीत को छोड़ना चाह रहे हैं, वर्तमान तो है ही, और भविष्य के जो सपने हैं वो भी उनके राष्ट्रवाद में हमें नजर आता है। यद्यपि हम जैसा मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि हमारा जो अतीत था, उसके गौरवशाली, उसकी राष्ट्रीयता, गौरवशाली अतीत और उसकी राष्ट्रीय भावना को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार करते थे। किंतु कहने की बात है कि वो इस बात को समझते थे, सिर्फ अतीत के गौरव का गान ही हम नहीं करें, राष्ट्रीयता का आधार हम सिर्फ अतीत को ही नहीं बनाए, उसको, अतीत के गौरव को वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के मध्य हमें क्या करना होगा, समन्वय करना होगा। देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब तक ये समन्वय नहीं होगा, नेहरू जी ये समझते थे कि जब तक ये समन्वय नहीं होगा, तब तक न हम अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सकते हैं, और अंग्रेज़ों से मुकाबला कर लिया, देश को आज़ाद भी अगर हमने कर दिया, तो एक नए स्वतंत्रता प्राप्त देश की क्या स्थिति हो सकती है। क्योंकि कुछ देशों में जैसे आज़ादी मिली हमारे देश से भी पहले, वहाँ क्या हुआ, तानाशाही शासन आ गई। भले ही विदेशी जो गुलामी से वो मुक्त हुए, तो उनके देश में उनके देश के लोगों ने ही उनको गुलाम कर दिया। तो वो ये समझते थे कि हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। देखो, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि नेहरू जी का उस वक्त जो कद था और जिस तरह से नेहरू जी के प्रति लोगों में जो प्रेम था, जो लोकप्रियता थी, तो वो भी
तानाशाही वृत्तियों को देश में ला सकते थे। और वो एक ऐसा समय था, उनके एक शब्द पर भी किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी उदारवादी लोकतांत्रिक सोच को ही आगे बढ़ाया, और उस उदारवादी लोकतांत्रिक सोच के आधार पर ही विश्व में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमाया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना हम कह सकते हैं कि उनके पास वो अवसर था कि तानाशाही वृत्तियों के आधार पर वो देश के लोगों पर चाबुक चला सकते थे, पर नहीं, नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था वो ऐसा नहीं था। और यही कारण है कि शुरू के कुछ सालों में जो लोकतंत्र की जड़ें उन्होंने मजबूत की, ऐसी जड़ें मजबूत की कि आज तक उन जड़ों पर हम कह सकते हैं जरा सी भी आँच नहीं आई, बल्कि वो जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक हमारे जो हम कह सकते हैं देश की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। हम कह सकते हैं कि हम भारत में कल्पना ही नहीं कर सकते, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, कहाँ कहाँ हम कह सकते हैं कि चाइना तो है ही वहाँ साम्यवादी शासन है, तो तानाशाही वृत्ति है ही वहाँ। लेकिन भारत में लोकतंत्र पर कोई आँच अभी तक नहीं है, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अतीत, वर्तमान, भविष्य के मध्य समन्वय की बात थी उनके राष्ट्रवाद में। ठीक है। तीसरी बात जो है खुला दृष्टिकोण। उनका जो राष्ट्रवाद था, ये अपने आप में देखिए आज की स्थिति में भी हम देखें, इसको हम कंपैरिजन हम कह सकते हैं दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ही जो आजकल चल रहा है अंधराष्ट्रवाद। नेहरू जी जिस वक्त थे, ज़रूरत थी उस वक्त, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का चाहे कोई भी कट्टर से कट्टर रूप हम अपनाते तो उस वक्त की परिस्थितियों में गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि हम गुलाम देश में रहते थे, हमारे ऊपर विदेशियों का शासन था। लेकिन उनका दृष्टिकोण उस युग में भी कैसा था? खुला था। खुला यानी उनकी मान्यता थी कि हम अपने भारत की धरोहर पर गर्व करें, उसके सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रति प्रेम रखें, हमारी गौरवशाली जो परंपराएं हैं उसको हम नहीं भूलें, उसके श्रेष्ठ तत्वों को अपनाएं, किंतु दूसरी संस्कृतियों में भी जो श्रेष्ठ तत्व हैं उनको हम ग्रहण करने में जरा भी संकोच नहीं करें। ठीक है। यानी हम अपनी श्रेष्ठता के दम में, देखिए मैंने लिखा है, हम अपनी श्रेष्ठता के दम में दूसरों की श्रेष्ठता को ग्रहण न करें। ऐसा दुराग्रह, मताग्रह नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई स्थान नहीं था। आज की 21वीं सदी में अगर हम ये दृष्टिकोण रखें तो मैं ऐसा समझती हूँ, न सिर्फ जो आज की स्थिति में हम कहें हमारे देश में, हम कहें कि न सिर्फ हमारे देश की बल्कि विश्व की हम बात करेंगे, इस दृष्टिकोण के साथ अगर हम अपने देश को चलाएं तो शायद दुनिया की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाए। आज की स्थितियों में ऐसा लगता है कि विश्व में जिस तरह की इस तरह की वृत्तियां डेवलप हो रही है, राष्ट्रवाद थोड़ा कठोर रूप लेता जा रहा है, उसमें नेहरू जी के दृष्टिकोण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हम कह सकते हैं। ठीक है। तो उनका जो राष्ट्रवाद था हम कह सकते हैं खुला था। ठीक है। अपने आप को ही अपने आप तक सीमित नहीं था, जहाँ जिस जगह ज़रूरत थी दूसरों में भी कुछ अच्छी बातें हों तो अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये उनका हम कह सकते हैं कि खुला दृष्टिकोण था। उनका जो राष्ट्रवाद था वो संकीर्णता कहने के बाद वो इस बात को समझते थे कि अब संकीर्ण संस्कृति का युग समाप्त हो गया, हमें नए दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, आज के युग के हिसाब से सोचना होगा। ठीक है। तो देखिए कितनी आधुनिक सोच थी उनकी उस युग में भी। वो एक, इसलिए कहते हैं वो एक राइटर, एक चिंतक, स्वप्न दृष्टा थे एक तरह से, और भविष्य के भारत के जो भविष्य के भारत का जो उन्होंने सपना लिया उसकी नींव उन्होंने कितनी गहराई से पिरो दी थी हमारे देश की संस्कृति में उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, भारत के स्वर्णिम भविष्य की आशा।
तो देखिए सारे पॉइंट्स देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके राष्ट्रवाद में वो हमारे जो भारत था उसके स्वर्णिम भविष्य का वो क्या लेते थे, सपना लेते थे। वो आश्वस्त थे कि एक राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया में नाम कमाएगा। जब वो हम परतंत्र थे तभी उन्होंने इस तरह का सपना लेना आरंभ कर दिया था और देश की आज़ादी के बाद में वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस सपने को पूरा भी किया। देखिए वो एक ऐसा दौर था जब हम कहेंगे सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप ये तो सब थे ही थे। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें हम कहेंगे दुनिया में एक तरह से ऐसा दौर था जिसमें जो सैनिक दृष्टि से समर्थ थे, परमाणु बम का आविष्कार हो गया था, जो शक्तिशाली थे, पावरफुल थे सैनिक दृष्टि से, उन्हीं की आवाज़ सुनी जाती थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कहेंगे। और पूरी दुनिया ही दो भागों में बट गई थी, लेकिन नेहरू जी की आवाज़ को भी महत्व दिया जाता था उस दौर में भी, और आवाज़ को महत्व दिया जाता था। और एक राष्ट्र के रूप में भारत के जो स्वर्णिम भविष्य का जो उन सपना वो सच में उन्होंने पूरा किया। आश्वस्त थे वो स्वतंत्रता के उस दौर में, और उन्होंने जो सपना लिया है कि परंपरा और आधुनिकता में तारतम्य स्थापित करके विभिन्न विचारों प्रभावों को समन्वय करके भारत की को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक क्षमतावान राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे वो, और उन्होंने सच में किया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि उनके राष्ट्रवाद में वो भारत के लिए अच्छे अच्छे सपने देखते थे और उन सपनों को पूरा करने का उन्होंने प्रयास भी किया। ठीक है, ये देखिए नेहरू जी के बच्चों के बीच में उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छा समय बिताना लगता था बच्चों के बीच में, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और देखिए इस तरह से इस तस्वीर में उनके ऊपर जिसको शांति का प्रतीक जो कपोत बैठा हुआ है, और कितनी सुंदर तस्वीर है। सोचा मैं अपने छात्रों को दिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे मतलब पता चलता है कि रियली में ट्रू में एक राइटर थे, और एक राइटर की जो संवेदनशीलता है वो इस तरह की पिक्चर्स में हमें नज़र आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला भाग हमने देखा नेहरू जी के राष्ट्रवादी विचारों का। दूसरे भाग में कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।